हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? तो भाई देख लो, जो लोग भी आए हो पहली बार ना, उन सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट कर लेती हूँ कि इस एपिसोड को अच्छे से आपको समझना है ना, तो पहले जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसके जो अप टू 12 एपिसोड्स है ना, उसको अच्छे से आप देख लो। उसके बाद वापस आके ये वाला एपिसोड देखो, तब ताकि जो है ये स्टोरी आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। अब जो हमारे कंटिन्यू व्यूवर्स हैं उनके लिए तो कोई दिक्कत ही नहीं है भाई। चलो, कोई दिक्कत ही नहीं है तो आगे की स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं, है ना। तो चलिए एपिसोड 13 की शुरुआत करते हैं। इससे पहले थोड़ा सा हम लोग रिकैप एपिसोड 12 का देख लेते हैं, जिसमें हमने देखा था कि बैरी अब आइरिस को भुलाकर अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुका है और लिंडा नाम की एक लड़की के साथ अब इंगेज हो चुका है। और अब शुरुआत करते हैं एपिसोड 13 की। तो आज है बैरी और लिंडा की फर्स्ट डेट, जहाँ इतने कम वक्त में ही वे दोनों एक दूसरे के साथ काफ़ी कंफर्टेबल हो गए थे और फिर वे डिसाइड करते हैं कि वे आगे भी यूं ही लगातार मिलते रहेंगे। तो वहीं अब हम रॉनी को देखते हैं। तो भले ही ये शरीर रॉनी का था, पर हमें अच्छे से पता है इसके दिमाग पर अभी भी प्रोफेसर आइंस्टीन का कंट्रोल है। तो वहीं आइंस्टीन अपने एक पुराने दोस्त से मिलता है और उससे मदद मांगता है। पर चूंकि आइंस्टीन और रॉनी दोनों को ही अपने शरीर में हो रहे इस हार्मोन चेंजेस पर कंट्रोल नहीं था, वो अचानक खुद को फायरमैन में कंट्रोल कर लेता है और अपने ही दोस्त पर हमला कर देता है। तो वहीं अब दूसरी तरफ हम बैरी को देखते हैं, जो लिंडा से मिलकर काफ़ी खुश है और अपनी खुशी अपने दोस्त सिस्को और कैथलीन से शेयर करता है, जिस पर कैथलीन बैरी को सावधान करती है। चूँकि लिंडा एक साधारण लड़की थी, तो वहीं बैरी के पास एक सुपर स्पीड पावर है और मे बी ये चीज़ें बैरी और लिंडा के फिजिकल इंटीमेसी में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। इसीलिए कैथलीन चाहती है कि बैरी जो भी कदम उठाए सोच समझकर और कंट्रोल में रहकर उठाए। और अब हम आइरिस को देखते हैं, जो उसी कैफे में मौजूद होती है और बैरी और लिंडा के साथ डेट पे जाने वाली बात सुन बैरी को बधाई देती है। जिसके बाद कि सिस्को को एक कॉल आती है, जिसे अटेंड करने के बाद सिस्को वहाँ से अपने दोस्तों को इमरजेंसी कॉल बोल अचानक से निकल जाता है। और तभी टीवी पर आ रहे न्यूज़ से बैरी, कैथलीन और आइरिस को पता चलता है सेंट्रल सिटी में एक अजीब से शख्स जिसके शरीर से आग निकलता है, उसने यहाँ के एक लोकल साइंटिस्ट पे हमला किया है। जिस पर आइरिस कैथलीन से पूछती है, ये वही आग निकलने वाला शख्स है ना, जिसके बारे में तुम मुझसे पूछने आई थी, जिसका पोस्ट मैंने अपने एक सब्सक्राइबर से प्राप्त करके अपने पोस्ट में डाला था। जिस पे कैथलीन कुछ नहीं बोलती है। और अब सीन शिफ्ट होती है बैरी के बचपन वाली घर पे, जहां डिटेक्टिव जोय ने सिस्को को कॉल करके बुलाया था और डिटेक्टिव जोय चाहता है सिस्को बैरी की मां के कातिल को ढूंढने में जोय की मदद करे। जिस पर सिस्को बोलता है, ये तो बहुत अच्छी बात है, पर हमें अपने बाकी की टीम मेंबर्स को भी बुला लेना चाहिए। जिस पर जोय बोलता है, ये हमारा अभी सीक्रेट मिशन है, जब तक कि हमारे हाथ कुछ ठोस सबूत नहीं मिलता बाकी सबको परेशान नहीं करना चाहिए। जिस पर सिस्को जोय की मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। और अब हम स्टार लैब में देखते हैं, जब डॉक्टर हैरिसन कैथलीन और बैरी से फायरमैन के बारे में डिस्कस कर रहा होता है कि भले ही हमें रॉनी का शरीर दिखता है, पर उसके माइंड को प्रोफेसर आइंस्टीन काबू कर रहा है, हमें जल्द से जल्द उन्हें ढूंढना होगा। जिस पर बैरी बोलता है, पर मैंने तो आज तक प्रोफेसर को कभी देखा ही नहीं, पहचानूंगा कैसे। जिस पर डॉक्टर हैरिसन बैरी को प्रोफेसर मार्टिन आइंस्टीन की तस्वीर दिखाता है, जिसे देखकर बैरी बोलता है, अरे ये तो वही है जिसे मैंने 1 साल पहले पार्टिकल एक्सीलरेटर वाले दिन ट्रेन में देखा था और हमने साथ में बैठकर काफ़ी बातें भी की थी और प्रोफेसर उस दिन स्टार लैब में आने की बातें भी कर रहे थे। फिर मेरा स्टॉपेज आ गया और मैं ट्रेन से उतर गया। तो वहीं अभी भी हम व्यूअर्स को फ्लैशबैक स्टोरी को कंटिन्यू दिखाया जाता है, जिसमें प्रोफेसर आइंस्टीन स्टार लैब अपने ट्रांसम्यूटिंग डिवाइस लेकर पहुंचता है, जिसके वजह से कि आइंस्टीन और रॉनी आपस में मर्ज हो गए। तो वहीं अब कहानी वापस से प्रेजेंट में आती है। बैरी अपनी टीम के साथ प्रोफेसर आइंस्टीन के घर जाता है और आइंस्टीन की पत्नी क्लरेसा से मिलकर आइंस्टीन के बारे में पूछता है, पर यहाँ क्लरेसा को भी आइंस्टीन की कोई खबर नहीं थी। जिसके बाद बैरी क्लरेसा को रॉनी की तस्वीर दिखाता है और पूछता है, इसे कहीं देखा है आपने? जिसे देखकर क्लरेसा बैरी को बताती है, हाँ, एक दिन ये अचानक मेरे घर आ गया था और बहुत अजीब बर्ताव कर रहा था। इसे तो मेरे घर की चाबियाँ कहाँ रखी ये भी पता थी और मैं उस दिन काफ़ी डर गई थी, इसलिए मैंने पुलिस को कॉल की। उसके बाद ये वहाँ से भाग गया और जिसके बाद मुझे लगता है कि हर रोज़ कोई मुझ पर नज़र रखता है। जिसके बाद डॉक्टर हैरिसन कैथलीन और बैरी के साथ डिस्कस करता है, अगर ऐसा है तो हमें एक रात यहीं आइंस्टीन के घर के बाहर गुजारना चाहिए, शायद हम आइंस्टीन को पकड़ पाए। तो ये आज रात चूँकि वापस से बैरी और लिंडा की डेट होती है, बैरी वहाँ से निकल जाता है, ये बोलकर कि अगर ज़रूरत पड़े तो वो कभी भी उसे कॉल कर सकते हैं। और अब रात का वक्त होता है, जब लिंडा बैरी से मिलने बैरी के घर आती है,
जिस पर बैरी अपने दोस्तों की बातों को याद करते हुए फिजिकल इंटीमेसी को अवॉइड करने के लिए लिंडा से कहीं बाहर चलने को बोलता है, जिस पर लिंडा बैरी को बोलती है नहीं मुझे यही रहना। और फिर लिंडा बैरी को किस करना शुरू कर देती है और साथ ही उसे सेड्यूस भी करती है, क्योंकि लिंडा बैरी के साथ काफ़ी कंफर्टेबल हो चुकी थी और बैरी के साथ आज रात क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहती थी। और अब बैरी के मना करने के बाद भी लिंडा बैरी के साथ क्लोज होने की कोशिश करने लगती है। तो ही दूसरी तरफ हम देखते हैं डॉक्टर हैरिसन और कैथलीन भी अपने वैन में बैठकर फायरमैन का इंतजार कर रहे होते हैं कि तभी उन्हें कलरेसा के घर की तरफ फायरमैन आते दिखाई पड़ता है, जिसके बाद कि कैथलीन बैरी को कॉल करती है। तो ही दूसरी तरफ इमरजेंसी कॉल देखकर बैरी को लिंडा को वहीं अकेले छोड़कर ही आना पड़ जाता है। और अब बैरी फायरमैन से बातें करने की कोशिश करता है, पर फायरमैन गुस्से में बैरी पर लगातार अपने आग के गोलों से वार करता है। और अब जब बैरी फायरमैन को पकड़कर कंट्रोल करने की कोशिश करता है, फायरमैन उसे अपने साथ आसमान की तरफ उड़ाकर वापस से ज़मीन पर पटक देता है और उसे मारने की कोशिश करता है कि तभी वहाँ बीच में कैथलीन को सामने देखकर फायरमैन वहाँ से भाग निकलता है, क्योंकि प्रोफेसर आइंस्टीन के खुद पर कंट्रोल होने के बावजूद भी रॉनी कैथलीन को महसूस कर पा रहा था। तो वहीं दूसरी तरफ हम डिटेक्टिव जॉय और सिस्को को देखते हैं, जब पूरा दिन के छानबीन के बाद उन्हें एक पुराना मिरर मिलता है जो कि घटना स्थल यानी नोरा के मर्डर के स्थान पर मिलता है, जिस पर सिस्को अपने टेक्निकल डिवाइस लगाकर उस मिरर को एक प्रोजेक्टर के रूप में सेट करता है, क्योंकि 15 साल पहले हुए घटना की कुछ तस्वीरें बिजली चमकने के कारण उस पुराने मिरर में कैद हो गई थी, जिसे एक प्रोजेक्टर के रूप में सेट करके सिस्को उसे वापस से रिक्रिएट करने की कोशिश करता है। तो ही उस रिक्रिएट किए गई तस्वीरों को देखकर उन्हें पता चलता है नोरा के मर्डर के वक्त एक पीला सूट और एक लाल सूट पहने 2 व्यक्ति वहां मौजूद था, जिसमें तस्वीरों से ऐसा लग रहा था जैसे लाल सूट वाला शख्स पीले सूट वाले शख्स को रोकने की कोशिश कर रहा है, जहां उन दोनों के बीच हाथापाई में उनका खून भी निकला, जिसकी छींटें अभी भी वहां मौजूद दीवार पे थी, जिसका सैंपल लेकर डिटेक्टिव जॉय और सिस्को उस वक्त वहां से निकल जाते हैं। और अब अगली सुबह बैरी कल रात के लिए लिंडा से माफ़ी मांगने लिंडा के ऑफिस पहुंचता है, पर यहाँ भी बैरी की बातें पूरी नहीं होती, क्योंकि उनके बीच में ही कैथलीन का इमरजेंसी कॉल आने लगता है, जिसे अटेंड कर बैरी वहाँ से एक बार फिर से लिंडा को बस सॉरी बोलकर अपनी बातों को यूँ अधूरा छोड़ते हुए दौड़ता हुआ निकल जाता है। जिसके बाद लिंडा आयरिस से पूछती है तुम दोनों तो बेस्ट फ्रेंड हो ना, तो बताओ बैरी ऐसा क्यों है, मतलब कभी कभी काफ़ी अच्छा वक्त गुजारते हैं हम, फिर वो मुझे इग्नोर करने लगता है, फिर कभी अचानक मुझे छोड़कर कहीं चला जाता है। जिसे सुन आयरिस बोलती है उसे थोड़ा वक्त दो, दरअसल बैरी किसी से एक तरफा प्यार करता था, शायद इसलिए तुम्हें एक्सेप्ट करने में बैरी को थोड़ा वक्त लग रहा है। और अब सीन शिफ्ट होती है एक पूल के नीचे, जब ट्रैकर के द्वारा बैरी कैथलीन और कलरेसा फायरमैन को ढूंढ लेते हैं। तो वो ट्रैकर जो पिछली रात बैरी ने फायरमैन को पकड़ते वक्त उसके कपड़ों पर लगा दी थी, तो वहीं अब उन सबको देखकर फायरमैन वहाँ से वापस भागने लगता है कि तभी कलरेसा आइंस्टीन को आवाज़ देती है, जिसे सुन आइंस्टीन यानी फायरमैन रुक जाता है। और फिर कलरेसा आइंस्टीन को कन्विंस करती है कि स्टार लैब वाले उसका कुछ नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, वो उसकी मदद करना चाहते, इसलिए प्लीज़ वो रुक जाए। जिस पर प्रोफेसर आइंस्टीन तैयार हो जाता है। और अब हम स्टार लैब में देखते हैं, जहां कैथलीन रॉनी के पूरे शरीर को स्कैन कर टेस्ट करती है। तो ही दूसरी तरफ अब बैरी मौका पाते ही लिंडा से माफ़ी मांगने के लिए कॉल करता है, पर लिंडा बैरी से बोलती है परेशान मत हो, मैं समझ गई तुम अभी भी आयरिस को पसंद करते हो ना, इसलिए मेरे साथ क्लोज होने में तुम हिचक रहे थे। जिस पर दंग होकर बैरी लिंडा से पूछता है ये बेकार की बातें तुम्हें किसने बताई, जिस पर लिंडा कॉल कट कर देती है। और अब कंफ्यूज बैरी आयरिस से मिलकर पूछता है तुमने लिंडा से कुछ कहा है क्या। तो ये आयरिस बताती है हाँ, उसे लग रहा था तुम उसे इग्नोर कर रहे हो, इसलिए मैंने बस लिंडा को बताया कि तुम्हें थोड़ा वक्त देना चाहिए ताकि तुम अपने पास्ट को भूल सको। जिसे सुनकर बैरी आयरिस पे गुस्साते हुए बोलता है मेरे दिल में तुम्हारे लिए अब फीलिंग्स खत्म हो चुकी है, मैं मूव ऑन कर चुका हूँ, तो प्लीज़ आगे से तुम लिंडा से मेरे बारे में कुछ भी मत बोलना। तो अब वापस से हम डिटेक्टिव जॉय और सिस्को को बैरी के लैब में देखते हैं, जहाँ मिले ब्लड सैंपल से उन्हें पता चलता है इसमें 2 लोगों का ब्लड सैंपल है, एक ए पॉजिटिव और दूसरा ए बी नेगेटिव। तो अब जॉय चाहता है सिस्को इस ब्लड सैंपल से डॉक्टर हैरिसन का ब्लड सैंपल मैच करवाए, क्योंकि डिटेक्टिव जॉय को लगता है कहीं ना कहीं डॉक्टर हैरिसन का हाथ नोरा के मर्डर में है। जिसे सुनकर सिस्को को काफ़ी अजीब लगता है, क्योंकि डॉक्टर हैरिसन पर शक करना सिस्को कभी इमेजिन भी नहीं कर सकता।
पर चूंकि डिटेक्टिव जोय की ये जिद थी, सिस्को डॉक्टर हैरिसन का ब्लड सैंपल चेक करने को तैयार हो जाता है। तो वहीं अब स्टार लैब में हम रॉनी के सारे टेस्ट चेकअप को देखते हैं, जिसके रिपोर्ट से हमें पता चलता है रॉनी और प्रोफेसर आइंस्टाइन के शरीर का एटम एक साथ जुड़ चुका है और दोनों मिलकर एक न्यूक्लियर बम बन चुका है, या यूँ कहे तो वो एक जीता जागता न्यूक्लियर बम बन चुके थे। अगर उन दोनों के शरीर को अलग नहीं किया गया तो वो ब्लास्ट कर जाएगा। तो अब एक बार फिर से रॉनी के खोने के डर से कैथलीन डॉक्टर हैरिसन से रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज़ आप कुछ करो, और अब कैथलीन के खातिर डॉक्टर हैरिसन अपने सीक्रेट रूम से टाइकोन डिवाइस में लगे एक चिप को लेकर सिस्को की मदद से एक क्वांटम डिवाइस बनाता है, जिससे कि रॉनी और आइंस्टीन को अलग कर सके। कि तभी उसी बीच बैरी एक बार फिर से लिंडा से मिलने जाता है और सबके सामने लिंडा को प्रपोज करता है, और साथ ही लिंडा से वादा करता है कि आगे से लिंडा ही बैरी की पहली प्रायोरिटी होगी। तो ही अब सिस्को डिटेक्टिव जोय को कॉल करके बताता है उन्हें मिला ब्लड सैंपल में से एक का पता चल चुका है, और वो डॉक्टर हैरिसन का नहीं बल्कि बैरी का है। और इसमें एक ट्विस्ट की बात ये है कि ये खून 14 साल पहले वाले छोटे बैरी का नहीं है जो वहाँ मौजूद था, बल्कि इस ब्लड में मिले प्रोटीन से हमें पता चलता है कि ये ब्लड अभी यानी बड़े बैरी का है। और अब ये गुत्थी डिटेक्टिव जोय के लिए और भी पेचीदा हो चली थी। तो ही अब क्वांटम डिवाइस बनकर रेडी हो चुका था, पर उससे पहले ही फायरमैन स्टार लैब से भाग चुका है, क्योंकि उसने डॉक्टर हैरिसन से उसके न्यूक्लियर बम वाली बात सुन ली थी। और पूरे सेंट्रल सिटी को धमाके से बचाने के लिए पहले ही बिना किसी को बताए शहर से दूर भाग चुका है। तो वही रॉनी के कपड़ों में लगे ट्रैकर से स्टार लैब की टीम को पता चलती है कि वो इस वक्त सेंट्रल सिटी से दूर एक पहाड़ पे है, जिसके बाद कि बैरी और कैथलीन क्वांटम डिवाइस लेकर उसके पास पहुंचते हैं, जिसे देखकर प्रोफेसर आइंस्टीन बैरी और कैथलीन को वहां से भाग जाने को बोलता है, क्योंकि ये किसी को यकीन नहीं था कि ये क्वांटम डिवाइस काम करेगा भी या नहीं। पर वहीं कैथलीन की जिद के कारण आइंस्टीन उस डिवाइस को रॉनी के शरीर पर लगा देता है और कैथलीन और बैरी को साथ ही वहाँ से दूर भागने को बोल देता है। तो ही बैरी और कैथलीन के वहाँ से निकलते ही एक विस्फोट होती है, जिसकी फ्रीक्वेंसी इतनी तेज होती है कि इसकी खबर जनरल आइलिंग तक पहुँच जाती है, और इसी धमाकेदार ट्विस्ट के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाती है। तो फ्रेंड्स, ये एपिसोड तो यहीं खत्म हो जाती है, पर इसके आगे वाली स्टोरी ना और भी मजेदार होने वाली है, जिसे देखने के लिए आपको करना क्या है, जाके बस कमेंट बॉक्स में नेक्स्ट लिख देना है। और साथ ही हम अपने चैनल पे बहुत ही जल्द एरो सीरीज भी स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप हमारे चैनल पे यूं ही बने रहें।